गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। एक बार दोबारा स्वागत है आपका क्लास 10th के। आज मैं कंप्यूटर रिलेशन नंबर 1 के जो शेष पार्ट बचा रह गया था उसका बताने जा रहा हूँ हिंदी मीडियम में। सिग्नल ट्रांसमिशन, इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ ट्रांसमिशन के बारे में बताया था, एनालॉग हो डिजिटल हो, ठीक है। उसमें नैरो बैंड लाइन, वाइड बैंड लाइन, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको सिग्नल ट्रांसमिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें दो प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं, एनालॉग होता है और डिजिटल होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनालॉग सिग्नल जो है वो एक इस तरीके का सिग्नल होता है जिसकी कभी भी जो डेटा की रेट होती है वो एक समान नहीं होती है। कभी वो तेज जा सकती है, कभी धीमे, कभी ऊपर, कभी नीचे। इस तरीके से उसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो कभी एक जैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो कभी एक समान नहीं होता है। उसका आयाम और लगने वाला समय जो होता है वो भिन्न होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के अतिरिक्त जो दूसरा सिग्नल होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? इसमें आयाम तथा उस पर किसी भी काम को करने के लिए जो आयाम और उसमें लगने वाला समय जो होता है, ऐसी चीज़ों को उसमें एक समान उसकी उपस्थिति होती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो लगने वाला आयाम तथा समय है उसकी निरंतरता बनी रहती है, उसकी निरंतरता कभी भी ऊपर या नीचे नहीं होती है। तो इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं डिजिटल सेवा। ये जो सेवा होती है ये एक बहुत ही तीव्र गति से काम करने वाली सेवा होती है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। तो डिजिटल ट्रांसमिशन के अंतर्गत वो सभी काम हो सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपने द्वारा कर सकते हैं, कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आजकल हम लोग 4G 3G ये सारी सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए जिन ट्रांसमिशन की हमें ज़रूरत पड़ती है उसमें खास तौर पे आजकल हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है समानांतर संचार। ये समानांतर संचार क्या होते हैं भाई? ये एक ऐसे संचार होते हैं जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के तारों का उपयोग करना पड़ता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा, मान लीजिए अगर हमें ट्रांसमिशन करना है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इस तरीके का एक पूरा का पूरा संचरण लाइन बनाते हैं अगर, तो आप देखेंगे इसमें अगर डेटा को भेजना है तो हमें हर डेटा को, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, उसको डेटा को हम लोगों को यहाँ के जितने भी तार होंगे उतने ही डेटा को हम लोगों को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के संचार माध्यम को हम लोग कहते हैं समानांतर संचार माध्यम। इस संचार माध्यम में जितने भी, चाहे ये 0 हो 1 हो 1 हो 0 हो 1 हो, ये सभी डाटाओं को, जितने डेटा होंगे उतनी संचार लाइनें होंगी। इसीलिए इस तरीके की संचार लाइन को हम लोग कहते हैं समानांतर संचार लाइन। क्या बोलते हैं भाई? समानांतर संचार लाइन। दूसरा होता है क्रमिक संचार लाइन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये सीरियल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक के बाद एक। जैसे स्कूल में बच्चे जो है एक के बाद एक खड़े होते हैं प्रार्थना की लाइन में, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी डेटा को हमें एक के बाद एक भेजना है तो इस तरीके की संचार लाइन को हम लोगों को जो है हम लोग क्रमिक संचार लाइन कहते हैं। मान लीजिए ये एक डेटा संचार लाइन है, अगर इसमें हमको एक से अधिक संचार को भेजना पड़ेगा, डाटा को भेजना, मान लीजिए हमें 1 भेजना है, 0 भेजना है, 1 भेजना है, 0 भेजना है, 1 भेजना है, तो इस तरीके की डाटा संचार लाइन को हम लोग कहते हैं क्रमिक संचार लाइन, जिसमें डाटा एक के बाद एक के पीछे एक के पीछे एक लगा रहता है। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है जो क्रमिक संचार लाइन, ठीक है। अच्छा, अगली चीज है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सहायक युक्तियां होती हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है मल्टीप्लेक्सर या बहुसंकेतांक। ये जो संकेतक होता है, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, मल्टी मतलब होता है एक से अधिक और प्लेक्सर मतलब भेजने वाला, ठीक है। तो एक से अधिक डाटा एक समय में कहीं भी किसी भी सिरे से भेजने वाले को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो अगर किसी एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा रहा है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो युक्तियां लगाई जाती हैं। जैसे अगर हम मल्टीप्लेक्सर की जो है चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से कई कंप्यूटर टर्मिनल एक ही समय में एक साथ एक ही संचार लाइन पर डेटा को संचारित कर सकते हैं,
ठीक है। और इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर एक ही संचार लाइन की इस प्रकार विभाजित करता है कि उसका प्रत्येक भाग, ठीक है, उसका प्रत्येक भाग एक अलग ट्रांसमीटर जो है से ग्रहण किया हुआ डेटा ऐसे संचरित करता है जैसे कि उसके लिए अलग संचार लाइन ही व्यवस्थित की गई हो, ठीक है। तो इस प्रकार एक संचार लाइन का अनेक ट्रांसमीटर या रिसीवर जो है साझा प्रयोग कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। अर्थात ऐसा लगता है कि इसमें एक जो ट्रांसमीटर या रिसीवर होते हैं, सेंडर या रिसीवर होते हैं, वो एक से अधिक तरीकों से काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मल्टीप्लेक्सर, इसीलिए इसका नाम रखा गया बहुसंकेतक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है ये आप देख रहे होंगे, ये है डेटा कंस्ट्रक्टर। डेटा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मान लीजिए हमें जो है एक ऐसे कंप्यूटरों पे डेटा संचित कर रहा है जिसकी गति एक दूसरे से भिन्न होती है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर जो है बहुत तेज है, कोई बहुत धीमे है, तो अगर उसमें हमको डाटा संचरित करना होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमीटर कंप्यूटर की दो डेटा संप्रेषित करने की गति रिसीवर के डेटा ग्रहण करने की गति से बहुत तेज है, तो ऐसी स्थिति में संचार लाइन पर डेटा ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि मान लीजिए अगर हम एक समय में एक कंप्यूटर से कई डाटा को भेज रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो ग्रहण करने वाला कंप्यूटर होता है वो क्या होगा, उसकी जो डेटा लेने की जो कैपेसिटी है, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। तो इस तरीके से रिसीवर जो इन दोनों के बीच ले जाने वाली चीजें होती हैं, जो रिसीवर प्राप्त करता है, उस तक डाटा पहुंचने से पहले इतना डाटा जो है इन लाइनों पे इकट्ठा हो जाता है कि कभी कभी डेटा ट्रैफिक का भी जो है असर पड़ने लगता है, और इसकी वजह से कई सारे ऐसे डेटा होते हैं जो ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है, रिसीवर तक पहुंच नहीं पाते। तो इस तरीके की ऐसी दशा में संचार लाइन वाली जो रहेगी उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में हम लोग जो है डाटा को ठीक ढंग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसके लिए जो भी चीज़ हम लोगों को प्रयोग की जाती है, तो इससे निपटने के लिए जो चीज़ हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेटा कंस्ट्रेटर, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग किसी भी जो है ऐसे डाटा को जो ट्रैफिक में फंसा हुआ है उसको सही ढंग से जो है उठाते हैं और रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था हम लोगों को कहलाती है डेटा कंस्ट्रेटर, ठीक है। अच्छा, अगली चीज है मॉडम। मॉडम के बारे में इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम लोग अपने डाटा में कोई भी संचार लाइन को जो है लेते हैं और अपना काम इंटरनेट की फैसिलिटी के द्वारा करते हैं। तो इसमें जो काम होता है ये होता है कि डाटा संचरण में एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग जो है लेने और देने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मॉडम। क्या बोलते हैं? मॉडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा जो संचरण के अनुप्रयोग होते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे डेटा संचरण के जो अनुप्रयोग होते हैं उसमें कई सारे काम किए जाते हैं। क्या क्या काम किए जाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा हो सकती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग बैंक के सारे कामों को किससे करते हैं? इसी इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, डेटा संचरण के माध्यम से करते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिस कंप्यूटर में जिस व्यक्ति का डाटा रख दिया गया उस कंप्यूटर को हम लोग कहीं और भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वायुयान और रेलवे जो आरक्षण सुविधा होती है इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। हमें कहीं जाना आना हो तो टिकट की सुविधा जो होती है वो किसके द्वारा होती है? इन्हीं डाटा संचरण युक्तियों के द्वारा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी जो हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सारी चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका भी प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे उसमें करते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन तमाम तरीके के बने होते हैं, मोबाइल वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार, जैसे आप लोगों ने ईमेल का नाम सुना होगा, ठीक है। संदेशों के आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। आजकल तो फेसबुक का मैसेंजर वगैरह भी बहुत सारी अच्छी सुविधा है जो पत्राचार का इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे आजकल हम लोग अपने EMI को भरने के लिए और तमाम तरीके की जो सुविधाएं होती हैं ताकि हम अपने जो कमाई का हिस्सा है वो सरकार को टैक्स के रूप में जमा कर सकें, तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कहते हैं। अगली चीज़ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि इस समय कोविड-19 वगैरह चल रहा है, तो ऐसे में किसी जगह पर एक जो है ज़्यादा व्यक्तियों का इकट्ठा होना
पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमने एक सुविधा बहुत पहले से दे रखी है जिसे हम लोग कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें अलग अलग जगहों पर बैठ के कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपने काम को सही तरीके से बोल के कर सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें डेटा ट्रांसमिशन, डेटा के जो है प्रयोग, उनके अनुप्रयोग, इसके द्वारा ही पॉसिबल हो पाती हैं। और इसके लिए जो युक्तियाँ होती हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर हो गया, डेटा कंस्ट्रक्टर होगा और जो है मॉडम हो गया, ये सारी की सारी युक्तियों का भी इसमें इस्तेमाल बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए ही हम लोग जो है इस सारी चीज़ों को करते हैं ताकि हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल पे सब्सक्राइब रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।